इस वीडियो में हम एनपीवी यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में इन डिटेल बात करने वाले हैं और साथ ही साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि कैसे एनपीवी जो है वो इंपॉर्टेंट है एंड एनपीवी को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इवैल्यूएशन करने के लिए बिटवीन द टू प्रोजेक्ट्स एंड एक्सक्लूसिवली सिंगल प्रोजेक्ट के लिए भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर सीरीज में हम जेआरबी सीआरबी के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उनको टोटली सॉल्व करें एंड हमारा टारगेट है 60 plus marks in every exam. So if you're targeting the same with us, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए and press the bell notification icon so that you get updated whenever we upload the new videos. The full course is available where you will be getting the full course videos, chapter wise previous questions, mock test, mega mock test and much more so as to clear the GRB CRB exam in the very first attempt. And there is a good offer going on right now that if you enroll right now, लेट्स से एनरोल को छोड़ देते हैं, अगर आप सिंपली साइन अप भी करते हैं ना वेबसाइट के ऊपर तो उसके साथ भी आपको जेआरबी सीआरबी के सभी पेपर्स की फ्री पीडीएफ मिल जाती हैं जिनको आप वेबसाइट के थ्रू एंड एप्लीकेशन के थ्रू भी एक्सेस कर पाओगे। सो अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए, साइन अप टोटली फ्री है, पीडीएफ भी टोटली फ्री है, तो फटाफट से साइन अप कर लीजिए ऑन आवर वेबसाइट jairb.learningsessions.in if you are preparing for JIRB, and if you are preparing for CIRB the website is carb.learningsessions.in. So let's start the today's session and it's related to the NPV, that is a net present value. Okay, तो let's say मेरे पास यहाँ पर एक टाइमलाइन है, टाइमलाइन एज इन कि आपको जो जो पैसे मिलने वाले हैं हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। जीरोथ ईयर का मतलब है कि ये आज की डेट की बात करें यानी कि प्रेजेंट की बात करें, मैंने आज की डेट में इतना पैसा इन्वेस्ट किया। लेट्स से मैंने आज की डेट में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है, और एक साल के बाद मुझे 2,000 रुपए मिल जाते हैं। तो एक साल के बाद यानी कि आफ्टर 1 year आई एम गेटिंग 2,000 रुपीज एंड लेट्स से आफ्टर सेकेंड ईयर आई एम गेटिंग रुपीज 5,000, आफ्टर थर्ड ईयर again I'm getting 5,000 over here, after fourth year I'm getting 4,000 rupees and after fifth year I'm getting 2,000 rupees. Okay, and अब देखने को तो अच्छा लग रहा है कि 10,000 इन्वेस्ट किया, टोटल कितना आ गया 2,000 5,000 5,000 4,000 यानी कि 16,000 प्लस 2,000 यानी कि 18,000 रुपीज की रिटर्न मिल गई है 10,000 पे इन्वेस्ट करके। देखने को अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या एक्चुअल में ट्रू होगा? नो, बिकॉज वी आर नॉट कंसिडरिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हम टाइम वैल्यू को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट ये आता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती क्या है। देखिए, जब आप आज की डेट में आपके पास 10,000 रुपए हैं, आज से 5 साल के बाद आपके पास 10,000 होंगे, तो क्या वो इक्विवेलेंट है? चलिए बड़ी अमाउंट के ऊपर सोचते हैं। आपके पास आज की डेट में 1 करोड़ रुपए है और 5 साल के बाद आपके पास 1 करोड़ रुपए होंगे, क्या वो सेम होगी वैल्यू? नो। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास 1 करोड़ आज की डेट में है तो मैं कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट भी तो कर सकता हूं, मुझे कुछ ना कुछ और पैसा वहां से मिल जाएगा। सेम वे इन्फ्लेशन भी होती है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, यानी कि जनरल कॉस्ट में इंक्रीज भी होती है। आज जो चीज 5,000 की है हो सकता है कल वो 6,000 की हो, 7,000 की हो, तो वो वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है। तो उस वे में हमने समझना चाहिए कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हमने यहां पर कंसीडर नहीं किया है। तो जो रिटर्न इवन आपको मिल रही है 18,000 की, दैट इज एक्चुअली नॉट 18,000 रुपीज, राइट। तो अगर मैंने ये 2,000 पे जो मुझे पहले साल के बाद रिसीव हुए, अगर मैंने इसकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है, प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो मुझे इसे डिस्काउंट करना पड़ेगा। आई हैव टू डिस्काउंट इट, एंड डिस्काउंट किस पे करना पड़ेगा? आई हैव टू डिस्काउंट इट एट द डिस्काउंट रेट, यानी कि कोई ना कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट रेट मुझे कंसीडर करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मुझे कंसीडर करना पड़ेगा, जिस रिटर्न के ऊपर मैं देखूंगा कि आज की डेट में इस रिटर्न की यानी कि कैश इनफ्लो की वैल्यू क्या बन रही है। जो पैसा आता है उसको हम इनफ्लो कहते हैं, प्लस से डेजिग्नेट करते हैं। जो पैसा जाता है उसको हम आउटफ्लो कहते हैं, माइनस से डेजिग्नेट करते हैं, ठीक है। तो मुझे कैश इनफ्लो या आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए उसको डिस्काउंट करना पड़ेगा, एंड जिस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने पर हम डिस्काउंट कर पाते हैं उसको हम कहते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर, विच से इट टू बी द डिस्काउंटिंग फैक्टर, राइट। तो ये डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होता है? दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू पावर एन, वेयर आर इज द डिस्काउंट रेट एंड एन जो है वो टेनर की बात कर रहा है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। यानी कि अगर मुझे फर्स्ट ईयर को डिस्काउंट करना है एंड डिस्काउंट रेट अगर मैं 8% लेट कर लेता हूं, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे कैलकुलेट होगा? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 8%, डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे 0.08 रेज टू पावर 1, क्योंकि पहले साल के लिए तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 1.08 रेज टू पावर 1 ओवर हियर, राइट। अब इस फैक्टर को जब मैं पहले साल में जो पैसा मिल रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 2,000 पे मिल रहे हैं पहले साल में, सो 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1.08 रेज टू पावर 1, सो दैट विल बी गिविंग मी द डिस्काउंटेड वैल्यू, यानी कि 2,000 डिवाइडेड बाय 1.08,
तो ये वैल्यू बन जाती है मेरे पास 1851 की। पहले साल में जो पैसा 2000 मुझे लग रहा था कि 2000 की इक्विवेलेंट है, उसकी आज की डेट में अगर वैल्यू देखें तो 1851 के इक्वल है। ये पहले साल की वैल्यू है। अच्छा, सेकंड ईयर वाली वैल्यू को कैलकुलेट करके देखते हैं। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर में एन की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 हो जाएगी। इसमें एन की वैल्यू 2 हो जाएगी यहां पर, तो 2 वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना है। सो सिंपल कैलकुलेटर को यहां पर पिक कर लेंगे, यहां पर लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1.08 एंड जितना रेज टू पावर यहां पर डिनोमिनेटर में है उतने टाइम्स इक्वल टू का साइन प्रेस कर देंगे 1 2, सो इट इज 0.857। तो सेकंड ईयर के लिए जो डिस्काउंटिंग फैक्टर की वैल्यू है वो 0.857 है। इनफ्लो कितना आ रहा है सेकंड ईयर में, 5000 का आ रहा है। ये वाला देखो सेकंड ईयर में आ रहा है 5000 का, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये 5000 किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 4286.69, राइट। ये इसके इक्वलेंट हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड ईयर का कैलकुलेट कर लेंगे तो 1.08 रेज टू पावर कितना हो जाएगा, रेज टू पावर यहां पर हो जाएगा 3 के इक्वल हो जाएगा, रेज टू पावर हो जाएगा यहां पर 3 के इक्वलेंट हो जाएगा। सो 1 डिवाइडेड बाय 1.08 रेज टू पावर 3 है, इक्वल टू का साइन 3 टाइम्स 1 2 3, इट इज 0.793, 0.793। अगेन 5000 पे आ रहे हैं तो 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू मेरे पास बन जाती है 3969 बन जाती है। ऐसे ही फोर्थ ईयर के लिए कैलकुलेट कर लेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास बन जाती है 1.08 रेज टू पावर 4, सो इट इज 1 डिवाइडेड बाय 1.08, 1 2 3 4, सो इट इज 0.735, 0.735। फोर्थ ईयर में आ रहा है 4000 का, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 4000 के साथ, इट इज 2940, राइट। एंड ऐसे ही फिफ्थ ईयर का कैलकुलेट कर लेंगे। फिफ्थ ईयर का इट विल बी इक्वल टू 1.08 रेज टू पावर 5 ओवर हियर। इसे कैलकुलेट कर लेंगे 1 डिवाइड बाय 1.08, 1 2 3 4 5, इट इज 0.680, 0.680 मल्टीप्लाइड बाय 2000 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाइड बाय 2000 कर देंगे, 0.680 मल्टीप्लाइड बाय 2000 दैट इज 1360, राइट। तो ये वैल्यूज मेरे पास बन गई, यानी कि देखने को ये वैल्यूज थी 2000, 5000, 5000, 4000, 2000, लेकिन इनकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी हुई है 1851, 4886, 4286, 3969, 2940, 1360, यानी कि ये इनकी प्रेजेंट वैल्यू है, राइट। अब मैं क्या करने वाला हूं, ये जितना भी मेरे पास कैश इनफ्लो है, चाहे वो पहले साल में आया, दूसरे, तीसरे, चौथे में, पांचवें में आया, उन सभी को ऐड कर दूंगा, उनका एल्जेब्रिक सम ले लूंगा। व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी टेकिंग द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पॉइंट्स, राइट। तो पहले साल में जो पैसा था उसकी वैल्यू क्या हो रही थी -10,000, यानी कि जीरो ईयर में थी ना ये, तो इसके साथ माइनस साइन क्यों, क्योंकि ये आउटफ्लो है, पैसा इन्वेस्ट किया, आउटफ्लो गया ना, तो वो वैल्यू होगी। एंड फर्दर प्लस सेकंड की वैल्यू क्या लेंगे 1851, सेकंड जो फर्स्ट ईयर में वैल्यू थी 1851, सेकंड में थी 4286, जो ये 5000 पे रिसीव हुए 4286 वैल्यू थी। थर्ड में थी 3969, फोर्थ में वैल्यू आ गई 2940 एंड फिफ्थ में वैल्यू आ गई 1360, राइट। तो इन वैल्यू को सभी को ऐड कर देंगे। सो -10,000 प्लस 1851 प्लस 4286 प्लस 3969 प्लस 2940 प्लस 1360, राइट। तो ये मेरे पास टोटल वैल्यू बन जाती है +4406। देखिए अदरवाइज अगर मैंने चेक किया था मेरे को 18,000 रुपीज की रिटर्न आ रही थी, यानी कि टोटल मैं अगर प्रॉफिट की बात करूं तो इस हिसाब से, अगर मैं टाइम वैल्यू को ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता तो प्रॉफिट क्या रहा था 18,000 माइनस 10,000, यानी कि 8,000 का प्रॉफिट आ रहा था अगर मैं टाइम वैल्यू को कंसीडर नहीं करता। लेकिन अगर मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर कर रहा हूं तो प्रॉफिट क्या रहा है 4,406 का प्रॉफिट आ रहा है। अब ये जो एक्टिविटी हमने की है ना, दिस इज एक्चुअली ऑल अबाउट द एनपीवी फॉर द सिंगल प्रोजेक्ट, राइट। अब मैंने सिंगल प्रोजेक्ट के लिए क्या किया, जो भी कैश इनफ्लोज थे, जो भी कैश आउटफ्लोज थे, उनकी हमने प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। वी कैलकुलेटेड द प्रेजेंट वैल्यू, राइट। एंड उसके बाद जो भी मेरे पास कैश इनफ्लो थे, जो भी कैश आउटफ्लो थे, उन सभी का एल्जेब्रिक सम कर लिया हमने। वी डिड द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पॉइंट्स ओवर देयर, राइट। ये जो सम किया हमने, दिस इज द एल्जेब्रिक सम वी हैव डन, राइट। तो यहां पर क्या बन जाएगा, this is the definition of NPV, यानी कि net present value. So we do find out the algebraic sum of the present value of all the cash inflows and outflows, right? अगर ये वैल्यू का रिजल्ट जो हमने algebraic sum किया,
सभी इनफ्लोज आउटफ्लोज का, अगर इस वैल्यू का सम जो है वो पॉजिटिव आता है, इफ इट इज पॉजिटिव, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, तो अगर ये कलर हमारे पास, ये जो सम है हमारे पास पॉजिटिव आता है अलजेब्रिक सम, देन वी से एनपीवी इज पॉजिटिव एंड वी शुड डू टेक द प्रोजेक्ट, यानी कि पे जो प्रोजेक्ट है आप उसको अंडरटेक कर लो, गो फॉर द प्रोजेक्ट, राइट। एंड अगर ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आती है तो हम क्या कहेंगे, हम प्रोजेक्ट को अंडरटेक नहीं करेंगे, वी वॉन्ट बी गोइंग फॉर द प्रोजेक्ट। एंड इफ दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी जीरो, ये भी तो हो सकता है कि आपका एनपीवी जीरो के इक्वल आ जाए, ठीक है, तो उस केस में हम प्रोजेक्ट के लिए इन डिफरेंट डिसीजन ले सकते हैं, यानी कि प्रोजेक्ट को अंडरटेक कर भी सकते हैं, प्रोजेक्ट को अंडरटेक नहीं भी कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, राइट। सो दैट्स एक्चुअली द एनपीवी ओवर हियर, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू के इक्वल ये चीज रहती है। अच्छा, इसके बाद ना बात आती है रिलेटेड, इसके बाद बात आती है कि जैसे हमने एग्जांपल में गो थ्रू किया तो उसके हिसाब से एनपीवी के हिसाब से आपने गो थ्रू कर लिया। अब एक हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में देखते हैं। आपके पास प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट ए है, वी आर हैविंग द प्रोजेक्ट ए ओवर हियर एंड फर्दर वी आर हैविंग द इट फॉर द डिफरेंट 5 ईयर 0 1 3 4 5, राइट। एंड इसमें देखो -50,000 जो आ रहा है, ये वैल्यू जो आ रही है, दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज अ कैश फ्लो। इन जनरल हम कैश फ्लो कह देते हैं, माइनस का साइन है तो वो क्या है, दिस इज अ कैश आउटफ्लो। अगर मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूं तो मैं लिख देता हूं कि ये कैश आउटफ्लो है मेरे पास, राइट। सो दिस इज अ कैश आउटफ्लो एंड ये जो वैल्यूज आ रही हैं, दिस इज द कैश इनफ्लो, ये कैश इनफ्लो है, राइट। तो ये मैंने निकाल लिया। अब डिस्काउंटिंग रेट जो दी गई है यहां पर, जैसे लास्ट एग्जांपल मैंने 8% कंसीडर की थी, ये वाले में 10% है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 रेज टू पावर 0 फॉर द जीरोथ ईयर, ये जीरोथ ईयर के लिए है। एंड फर्स्ट ईयर के लिए 0.909 जैसे हमने कैलकुलेट किया था, लाइक 1 डिवाइड बाय 1.10, तो पहले साल के लिए आ गई आपके पास 0.909 आ गई। सेकंड ईयर के लिए वैल्यू जो है वो आपके पास अलग आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें में हम कैलकुलेट कर लेते हैं एंड ये वैल्यूज इस तरह से हमारे पास हमने कैलकुलेट कर ली। थर्ड स्टेप हमने क्या किया, इन कैश फ्लो वैल्यूज को, जो भी कैश फ्लोज आ रहे थे उनको इस डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। एंड वी गॉट द प्रेजेंट वैल्यू, ये है वैल्यू हमने कौन सी कैलकुलेट कर ली, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली। एंड एंड में जाकर के इनका हमने सम ले लिया, इनका हमने सम ले लिया, तो इट केम आउट टू बी पॉजिटिव 718.10। यानी कि अगर हम इंडिविजुअली देखते, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का जो एनपीवी है, ये जो पॉइंट हमने कैलकुलेट किया, दिस इज एनपीवी, इस प्रोजेक्ट का एनपीवी पॉजिटिव है, तो सिंगुलरली देखते तो हम कहते हैं कि हाँ प्रोजेक्ट को अंडरटेक कर लो, क्योंकि प्रोजेक्ट का एनपीवी क्या है, पॉजिटिव है। बट यहां पर दो प्रोजेक्ट कंसीडर कर रहा है। सेकंड वाले केस में देखो सेम यहां पर एक्सरसाइज थी, डिस्काउंटिंग रेट भी बिल्कुल सेम है, इनफ्लोज जो है वो यहां पर डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ठीक है। तो उनके हिसाब से हमने वैल्यू को कैलकुलेट किया, देखो यहां पर एनपीवी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, एनपीवी इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव, राइट। तो उसके केस में क्या हमें प्रोजेक्ट को अंडरटेक करना चाहिए, डेफिनेटली नॉट, क्योंकि ये प्रोजेक्ट तो पहले लॉस में जा रहा है, ये तो अपनी प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट है उसको कवर ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट को हम अंडरटेक नहीं करेंगे। बट व्हाट इफ आपके पास ए एंड बी दोनों पॉजिटिव होते, ए होता 718 पॉजिटिव है एंड बी जो है लेट्स से वो 2000 पॉजिटिव है, फिर कौन सा अंडरटेक करते, डेफिनेटली जहां पर जो प्रोजेक्ट है वो ज्यादा पॉजिटिव एनपीवी दे रहा है उस प्रोजेक्ट को हम अंडरटेक करते हैं। लेकिन ये कंपैरेबल तब होता है जब आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगभग सेम हो एंड आपके पास टेनर लगभग सेम हो, तो उस टाइम पर आप कंपैरिजन कर सकते हो, अदरवाइज आप दोनों प्रोजेक्ट्स को आपस में कंपेयर नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो ये लिमिटेशन भी है कहीं ना कहीं एनपीवी की। सो दैट वाज एक्चुअली ऑल अबाउट द एनपीवी। आई होप कि आपको यहाँ पर सभी बेसिक्स क्लियर हो गए, एनपीवी रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये चीज क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ओके, आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ द सेम। सो दैट विल बी ऑल, थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।